गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 7th क्लास का हिंदी का बसंत का लेसन 10 अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतोचान के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता मीन्स इनवाइट किया था उसको। तोमोए में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। ये जो कहानी है ये है जापानी है, कभी कहानी है। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक 20 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतोचान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था। यासुकी चांद किस बीमारी से पीड़ित था? पोलियो से। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतोचान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतोचान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू को जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतोचान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतोचान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतोचान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतोचान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतोचान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तोतोचान यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने से के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच गया। द्विशाखा में डबल 2 शाखाएँ थीं। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाता। पर इस पर तोतोचान नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से दिखलाने लगी। तब पर तोतोचान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हुआ। तोतोचान को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतोचान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतोचान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहले सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतोचान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे!
पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से वह बड़ा सा उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद को तो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें एक कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ जगता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे उधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न पर एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समझ आएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये कहानी पूरी हो गई है। तो इसके जो लेखक है वो हैं तेत्सुको कुरियानागी। तो चांद विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। वह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तो चांद का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो अपंग या अशक्त बच्चे होते हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगी, वो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। बसंत की कॉपी में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है।